सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो मकसद पहले प्रवक्ताओं ने अच्छे से आपको बताया ही है। यहाँ पे जितने भी मौजूद लोग बैठे हैं उनको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ कोई मोटिवेशनल बात बताएं कि हम ज़िले का ग्रीन कवर कैसे बढ़ाएं या ज़िले के अंदर स्वच्छता के ऊपर हम क्या काम करें। वो सभी ऑलरेडी इतने मोटिवेटेड हैं कि उनसे ही कुछ सीखने को यहाँ मिल सकता है। तो मैं ज़्यादा कुछ मोटिवेशन पे नहीं बताऊंगा, ज़िले के बारे में थोड़ी बात करेंगे हम। जैसे अभी एक्शन साहब बता रहे थे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है ग्रीन कवर का एक स्वस्थ जीवन के लिए, अगर हम उसको देखते हैं तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते हैं, हरियाणा या रोहतक दोनों एक जैसे हैं। हमारा जो फॉरेस्ट कवर है बहुत थोड़ा है, जिसको हम फॉरेस्ट कवर कहते हैं वो लगभग 3% है अपने डिस्ट्रिक्ट का। तो 3% में हम सोच सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। और अगर ट्री कवर की भी बात करते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर का पेड़ है, अगर हम उसको भी जोड़ के चलते हैं तो हम लगभग 7% के आसपास हैं, 6 से 7%। और रोहतक जिला तो क्योंकि हम सबको पता है एग्रीकल्चर का डिस्ट्रिक्ट है पूरा, यहाँ पे खेती बाड़ी होती है और एज सच कोई फॉरेस्ट की ज़मीन है नहीं। हम जिसको फॉरेस्ट कहते हैं वो आधी से ज़्यादा तो इन्हीं इरिगेशन की ज़मीन है। जो नहर के किनारे की जो पटरी है वो हमारा फॉरेस्ट है, सड़क के किनारे की जो ग्रीन बेल्ट है वो हमारा फॉरेस्ट है, रेल के किनारे है वो हमारा फॉरेस्ट है। क्योंकि कोई ज़मीन नहीं है तो हम कुछ डेजिग्नेटेड कोई ऐसा ब्लॉक एरिया भी हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास ना बिल्कुल लिमिटेड सा एरिया है और वो लिमिटेड एरिया आपके सामने भी है। ये नहर है या सड़कें हैं वो ऑलमोस्ट वो हम पिछले इतने सालों से जो प्रयास कर रहे हैं वो लगभग हमारा पूरा वो वहाँ पे डेंस है, वहाँ पे पेड़ों की कोई कमी नहीं है, ऑलमोस्ट ग्रीन बेल्ट वहाँ तैयार है। लेकिन अगर हम खेतों की तरफ जाते हैं, जो हमारा जोग्राफिकल एरिया ज़िले का है उसका जो बड़ा एरिया है वो तो खेतों में है। और खेतों के हालात अगर हम रोहतक के देखते हैं और उसको कंपेयर हरियाणा के ही साउथ के डिस्ट्रिक्ट से करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज़ बहुत कम है या बिल्कुल नाम मात्र का कोई दिखता है। उसके कारण भी रहे क्योंकि हमने जो अपना खेतीबाड़ी का पैटर्न रखा उसमें हम धान पे काम कर रहे थे। तो धान पे काम किया तो जो मशीनों से सारा काम करवाना होता है तो मशीनों के चलते हमने खेत के डोल पे कुछ भी नहीं छोड़ा और कुछ बचा भी था तो वो एक त्रासदी जो अभी एक्शन साहब भी बता रहे थे वो हम साल में 2 बार करते ही करते हैं कि कुछ बचता है तो उसको हम आग की भेंट चढ़ा देते हैं। तो हर बार कोई पौधा कोई सीड से कोई पौधा बन के अगर किसी खेत के किनारे पे या और आसपास नहर या सड़क के किनारे पे खुद भी उगता है तो उसका जो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, मतलब 3 साल तक अगर वो पौधा पेड़ के शेप में नहीं गया थोड़ा बहुत भी तो हर साल वो जल जाता है आग से। ये हमारे ज़िले की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। तो मैं चाहूँगा कि इतने मौजूद लोग यहाँ हैं और अलग अलग क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरी उनसे एक विनती है कि वो लोगों को इस बारे में भी थोड़ा सा मोटिवेट करें कि हम सबके लाइफ के लिए एटलीस्ट ये जो हम अपने खेतों में पराल की जो आग को जलाते हैं उसको हम बंद करें एटलीस्ट, क्योंकि उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसान को खुद भी नहीं पता कि उसने अपनी ज़मीन का जो सॉयल जो थी उसको सॉयल की फॉर्मेशन को ही बदल गया है वो धीरे धीरे, क्योंकि ये हर साल हम कर रहे हैं। और जो जिंदा सॉयल है जिसको ज़मीन का जो ऊपरी 1-1.5 इंच है वो तो लिविंग सॉयल है, उसके अंदर तो ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम उसमें आग लगाएंगे हर बार तो वो सारा हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम अगर फसल को हम देखते हैं कि हमारी फसल बढ़ रही है या एक लेवल पे आके रुक रही है, उसमें भी हमारा आउटर इनपुट है कि हम उसमें फर्टिलाइजर्स और उसका यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ज़मीन पे जाके आज कोई बीज डाल के फसल करना चाहोगे तो आपकी कोई फसल वहाँ पे अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी जिंदा जो सॉयल है ऊपर की वो तो आप ख़त्म कर चुके हो और जो पोरस ज़मीन थी यहाँ की वो भी हमारी ख़त्म हो गई है। कहीं ना कहीं आप देखोगे क्ले का कंटेंट बढ़ रहा है। ये एक आम किसान को नहीं पता, क्योंकि किसानी तो हमारे यहाँ वही आदमी करता है जो घर में कम पढ़ लिखता है, जो नौकरी में चला गया वो तो किसान है नहीं। तो हम सब, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ भी सभी का यही एक ट्रेंड है कि जो पढ़ाई नहीं कर रहा वो खेती करेगा। वो खेती करेगा तो ये मान के चलते हैं कि खेती में हमारे को कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने कुछ देखना नहीं, ट्रैक्टर है, बीज डालना है, फिर कुछ यूरिया या खाद डालना है, उससे काम चल जाएगा। बट ऐसा नहीं है। हमारा ज़िला
बिल्कुल एकदम अलार्मिंग है एज ऑन डेट। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पुराने लोग जो बैठे हैं उनको पता भी होगा कि जो हमारा ज़मीन का जल स्तर था वो पहले कितना गहरा होता था। बाजरा हुआ करता था और ज़मीन का जो पानी था वो 40-50 फुट पे था। आज कहाँ है? 54% के आसपास जो हमारे ज़िले की ज़मीन है वो क्रिटिकली वाटर लॉक्ड कैटेगरी में आ गई है। क्रिटिकली वाटर लॉक्ड कैटेगरी क्या होती है कि जहाँ जो ज़मीन का जिसको हम चौवा बोलते हैं वो चौवा 0 से 1.5 मीटर की रेंज में आ जाता है तो वो क्रिटिकली वाटर लॉक्ड हो जाता है। तो आप ये बिलीव करें, आप सोच के देखें कि अगर इस स्थिति में हम हैं तो वो 0 से 1.5 मीटर में क्या हम फसल पैदा कर पाएंगे आने वाले कुछ सालों में? तो ये बड़ा गलत हमारे साथ हो रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ। हम सबको इसमें अवेयर होना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं से आई नहीं, हम खुद लेके आए इसको। ये कोई प्रॉब्लम बाहर से नहीं आई, ये हमारी जनरेटेड प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी और फसल के ऊपर आएंगे, डाइवर्ट करेंगे अपने आप को। क्योंकि कोई दूसरी फसल आएगी जिसमें कम पानी है तो ये जो पानी ज़मीन में बिल्कुल ऊपर आ गया ये इवोपरेट हो जाएगा, और इवोपरेट हो जाएगा तो कुछ जगहें हमारी फसलों को मिल जाएगी, अदरवाइज फसलें नहीं हो पाएंगी। जहाँ तक आज के जो प्रोग्राम की बात है, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया था एक टॉपिक से क्योंकि ये एक बड़ा इशू है और इसमें मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि आप लोग इस बारे में भी एटलीस्ट बात करें, क्योंकि आप लोगों का कहा हुआ शायद लोग मान भी लें। क्योंकि कई बार ये लगता है कि सरकारी आदमी कह रहा है तो इसके पीछे कुछ और भी मंशाएं हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल जो है वो यही है जो दिख रहा है। तो आप लोग उसमें भी सहयोग करें इसमें, क्योंकि अगर फायर ना हो जो खेतों में होती है तो हम लोग इतना प्लांटेशन प्रोग्राम्स करते हैं कि हमारे खेतों में भी बहुत पेड़ नज़र आए। क्योंकि फार्म फॉरेस्ट्री में भी हम लगाते हैं, कुछ किसान खुद भी ले जाके लगा तो लेता है पर लोग खुद की आग में वो जल जाता है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल अनूठा प्रोग्राम है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्शन साहब के लिए लोग बता ही रहे थे कि जो सीड बॉल है डेफिनेटली एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है। सीड बॉल का प्रोग्राम हम लोग भी करते हैं, ख़ास तौर पे हम उन एरियाज़ में करते हैं जहां हम जाके पौधा नहीं लगा सकते, यानी पहाड़ी क्षेत्र होता है। पहाड़ी क्षेत्र में हम ये सीड बॉल है इसको डिफरेंट तरीके से हम उसको ऐसी जगह पे डालते हैं जहाँ पे मिट्टी अगर उसको मिल जाती है तो वो पेड़ बन जाता है। सब जगह प्लांटेशन नहीं की जा सकती, बट इसका भी सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा रहता है अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से डालते हैं। सीड बॉल क्योंकि आज इन्होंने तैयार किया हुआ है, सीड बॉल को अगर डालते हैं तो उसमें ऑलरेडी मिट्टी का कोट है, जैसे बारिश गिरेगी वो सीड फूलेगा और वो जर्मिनेट होके उसकी जड़ें ज़मीन में चली जाएगी। अगर हम किसी सीड को ऐसे ही ओपन फेंक देंगे तो वो जर्मिनेट होने में उसको दिक्कत होगी। कुछ जर्मिनेट हो भी जाते हैं कुछ सीड, क्योंकि हम अगर देखते हैं गांव के लोग हैं ज़्यादातर, तो नीम का अगर कोई पेड़ है, निमोली गिरी हुई है तो सारी निमोली नहीं जमती, लेकिन कुछ निमोली हैं वो जहाँ थोड़ी मिट्टी का स्ट्रेटा मिल गया वो उग जाती है। तो हम अगर सीड बॉल के अलावा भी बीज को ज़मीन में डालते हैं तो 1 से 1.5 इंच के एक ऐसे ही कोई लकड़ी का वो लिया सिरा, उसको ज़मीन में मारा, 1-1.5 इंच का जैसे मिट्टी हटी उसमें डाला और पाँव से उसको हल्का सा प्रेस कर दिया, वो भी इक्वली गुड है, हम कर सकते हैं उसके लिए। तो इस प्रोग्राम में आप आए, मुझे भी अच्छा लगा ये प्रोग्राम, रादर मुझे पहले नहीं पता था कि इस तरह का है, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अगर ये साल दर साल चल रही है तो लोगों का ध्यान तो आकर्षित करेगी, बहुत लोगों को मोटिवेट भी कर जाएगी। और जो एक आदमी मोटिवेट होता है तो ये मान के चलो एक मोहल्ला जितना है वो काम अकेला ही कर सकता है, और कई बार तो ज़्यादा ही मोटिवेशन का लेवल हो तो एक पूरे शहर के जितना काम अकेला कर सकता है, क्योंकि सभी के पास तो सोचने का समय नहीं ना। हम सब लगे हैं अपनी डेली की भागदौड़ में, ये हमारा गौण इशू है, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि हमारे को इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। पड़ी थी पीछे कोविड में, हम लोगों ने महसूस भी किया। कोविड में हमें लग रहा था कि हम पता नहीं बाद में ऐसे बदल जाएंगे और कुछ मिरेकल करेंगे, नेचर के प्रति डाइवर्ट होंगे, कुछ कार्य करेंगे, लेकिन आज के दिन वैसे के वैसे हैं, क्योंकि वही रूटीन फिर से आ गया। फिर लगता है कि हम ही पावरफुल है क्योंकि हमारे पास ही ब्रेन है, बाकी तो सब वैसा ही चल रहा है। तो आप सब का मैं धन्यवाद भी करता हूँ और आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लांटेशन सीजन है, हम लोगों ने भी अपनी नर्सरियों में पौधे तैयार किए हैं, तो आप लोगों को अगर किसी पौधे की भी ज़रूरत हो तो आप हमारी नर्सरियों से वो पौधे ले सकते हैं। कोशिश करें लगाने के लिए लें। बहुत सारी संस्थाएं, ऐसे लोग मेरे पास आते हैं कि हमने बांटने हैं, उनको मैं साफ तौर पे कहता हूँ बांटो मत,
क्योंकि ज़रूरत वाला इंसान है वो तो चल के नर्सरी से भी ले जाएगा। आप किसी को जाग के दोगे तो वो लगाएगा नहीं उस पौधे को। एक दिन के लिए आपने गेट के पास रखेगा, एक दिन थोड़ा कहीं और अंदर रखेगा, और तीसरे दिन वो प्लांट बेचारा खुद मर जाएगा। ऐसा मत करो, क्योंकि एक पौधा रेज करने में एफर्ट करना पड़ता है, और वो अगर वेस्ट हो गया तो हमारा वो साल वेस्ट हो गया एक तरह से। तो आप सभी उसमें भी आप हमारी नर्सरियों से पौधे भी ले सकते हैं, और हमारे प्लांटेशन प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अब की बार हम जलेबी चौक पे एक बड़ा प्रोग्राम मतलब प्लांटेशन का हमारा चल रहा है, उस पर हम जलेबी चौक पे लगभग 70,000 प्लांट लगा रहे हैं। आप भी अपना श्रमदान करना चाहें तो आके लगा सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें जलेबी चौक पे जो लूप बने हैं उसमें 6 लूप हैं, उसमें से एक हमने इंडिपेंडेंटली एक मेडिसिनल प्लांट्स का रखा है, उसमें सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स लगा रहे हैं, और पैचेज है उसमें भी डिफरेंट लगाएंगे। एक चीज़ का हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अपना जो ज़िला है उसमें वाटर लॉगिंग और ज़मीन है वो सैलिनिटी की है, तो उसमें हर पौधा पेड़ नहीं बनता। हम सोचें कि कुछ भी लगाएंगे होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारी ज़मीन वैसी नहीं है। हमारी ज़मीन में खारापन है और ज़मीन में ऊपर पानी है, तो जो टॉलरेट कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को वो स्पीसी लगाएंगे। और हमने प्रयास किया है कि अपनी नर्सरियों में हम उसी पे गए हैं। वो हमारा यही था देखना कि जो आसपास बच रहा है वही बचेगा, कोई नया एक्सपेरिमेंट हम नहीं करेंगे। तो आप सब हमारे इन प्रोग्राम्स में भी शामिल हो, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और आज की मुहिम आगे बढ़े और निरंतर चलती रहे, इसके लिए मैं एक्शन साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक इनसे बात करते हुए एक और ध्यान आ गया मुझे, इरिगेशन का एक मैटर था, आपके दूसरे काउंटर पार्ट एक्शन है, कोई रिमॉडलिंग हो रहा था, और रिमॉडलिंग जहाँ हो रहा था तो उस पर करीबन 90 के आसपास पीपल और बरगद के पेड़ आ गए। तो रिमॉडलिंग का पार्ट था, इन्होंने भेज दिया मार्किंग लिस्ट बनाओ। तो मैंने एक्शन साहब से कहा कि मैच्योर पेड़ थे, काफ़ी हेल्दी, गर्थ काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने एक्शन साहब आए मेरे ऑफिस, तो हमने बात की। मैंने कहा कि यार एक्शन साहब, ना बड़ और पीपल आपने इतने लगाए ना मैंने लगाए अपने जीवन में, हम दोनों मिल के कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि ये लिटिल आप डाइवर्ट करो, इसके नक्शे में बदलाव करो, मैं आपको दूसरी साइड में दूसरी प्रजाति का कोई पेड़ कटेगा उसके लिए अलाउ भी कर दूंगा। और ये पीपल और बड़ है, क्योंकि ये लॉन्ग रोटेशन के हैं, इनकी जो उम्र है वो बहुत बड़ी उम्र के होते हैं, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में इनका रोल भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जितना बड़ा पेड़ है जितना उसका पूरा घेरा बनता है या उसका क्राउन कवर है, वो कार्बन भी उतनी ज़्यादा सिक्वेस्टर करता है। तो वो मेरी बात से एग्री हुए, हालांकि उनको कुछ अपने नक्शे नुक्शे बदलने या डिपार्टमेंटल कुछ फॉर्मेलिटीज होती है उसमें उनको समय लगा, बट वो एग्री हुए, और हम करीबन 75 के आसपास बरगद और पीपल के बड़े पेड़ उस पे हम बचा पाए, क्योंकि उसको लगा के हम तैयार करते तो हो सकता है वो काफ़ी, तो उसमें हमारे से ऑलमोस्ट हमारी उम्र के पेड़ होंगे, तो उतना शायद हम नहीं कर पाते, लगा के कंपनसेट नहीं कर सकते थे, उसको वहाँ बचा के हमने कंपनसेट किया। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना।